कि उन्होंने विभिन्न अनुदान की मांगों पर तथा आज वित्त एवं विधेयक पर हुई व्यापक, गंभीर और सार्थक चर्चा ने इस सदन की लोकतांत्रिक परंपरा को और अधिक सशक्त किया है। इस बहस में अनेक दृष्टिकोण सामने आए, कई सुझाव भी आए, कई आशंकाएं थी, कई अनुभवों का सार था, तो कहीं जनता की अपेक्षाओं की प्रतिध्वनि भी थी। यह सदन केवल विधेयक पारित करने का मंच नहीं है, बल्कि विचारों के मंथन का पवित्र स्थान है और इस मंथन से जो अमृत निकलता है वो नीति का रूप लेकर प्रदेश के भविष्य की दिशा भी देता है। माननीय, चर्चा के दौरान उठाए गए प्रत्येक बिंदु का हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है। कोई भी सुझाव छोटा नहीं होता, कोई चिंता उपेक्षा योग्य नहीं होती, क्योंकि हर शब्द के पीछे प्रदेश के किसी न किसी नागरिक की आकांक्षा जुड़ी होती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रस्तुत सभी बिंदुओं का परीक्षण निष्पक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। जहां नीतिगत समन्वय की जरूरत होगी वहां समन्वय स्थापित किया जाएगा और जहां त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होगी वहां विलंब नहीं होने दिया जाएगा। हमारा दृष्टिकोण टकराव का नहीं, समाधान का है, विरोध का नहीं, विकास का है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हम भिन्न मतों के बीच में प्रदेश के हित के लिए हम सबकी समान भावना हो, हम प्रदेश के लिए समान भावना के साथ काम करें। आज इस सदन में मैं भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों में सुनने की क्षमता कितनी है वो बढ़ानी होगी। चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है। अगर उनकी दिशा ठीक हो, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप सभी हम इस सदन में आए हैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए। हम इस सदन में आए हैं उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारी इन सारी बातों का जनता पूरी तरह से देखती है और ऐसा नहीं है हम सदन में आ गए तो आंकलन करने वाले हमें। ये जनता पूरा आंकलन करती है और उसका निचोड़ भी देती है। हम यहां बहस अपने निजी फायदे नुकसान के लिए नहीं, आम जन के कल्याण के लिए करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस सदन के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, जनहित और लोक कल्याण के लिए हम अपनी बात सदन में रखते हैं और इस सदन में गलत बात नहीं कही जा सकती, इसलिए यहां होने वाले वाद विवाद विश्वसनीय भी होते हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता अल्बर्ट हॉल पर नहीं जा सकती और बहस भी नहीं हो सकती। इस विधानसभा के पवित्र सदन पर भरोसा करती है। यह जानते थे कि यहां उनका झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने पहले बहस की चुनौती दी। चुनौती मैंने नहीं दी अध्यक्ष जी, मैंने 2 वर्ष बनाम 5 साल मेरे काम के प्रति गिनाए थे और मैंने कहा था चुनौती आप लोगों ने दी कि आइए अल्बर्ट हॉल पर हम बहस करते हैं। मैंने अल्बर्ट हॉल को उचित नहीं समझा। यह जनता की, राजस्थान की जनता का सबसे पवित्र स्थान यह है और मैंने उस दिन यह कहा था, कि अगर बहस हो जाए तो मैंने मेरा प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन मेरा 2 साल का है। बहस उसमें 5 साल की भी है, 2 साल की भी है और मैंने उसी दिन प्रतिवेदन सभी विधानसभा के सभी मेरे साथियों ने देने का काम किया।
मैंने प्रतिवेदन इसलिए रखा कि मेरा 2 साल का था, 2 साल का प्रतिवेदन। अब वो कह रहे हैं साहब उत्कृष्ट, उत्कर्ष। अब मैं पता नहीं इतना ज्ञानी कैसे बताऊं मैं। उत्कर्ष एक संस्कृत मूल का शब्द है जिसका अर्थ है उन्नति, प्रगति, विकास, श्रेष्ठ अवस्था जिसे कहते हैं, अग्रसर होना। अब इसमें प्रतिपक्ष के नेता को ये कमी कहां से महसूस हुई, जरा मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है जरा और गुरुजी के पैर पकड़ के एक बार दोबारा पूछ लेना कि उत्कृष्ट का मतलब क्या है। इन्होंने पहले बहस चुनौती दी, जब हमने चुनौती स्वीकार की तो उन्होंने उसका सामना करने का साहस भी नहीं निकला। अरे मैंने तो जब जिस दिन बात हो रही थी और जब ये बात चली तो मैंने ये कहा कि आप तो 5 साल की बात करें। सदन में मैंने किताब दी है, पूरा मैंने मेरा प्रतिवेदन दिया है, आप 5 साल की बात करें, उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? आज भी तो आपने बात रखी है, आप उस दिन भी रख सकते थे, लेकिन आप आज इसलिए रख दी आपने कि जो आपको बात नहीं रखवाना चाहते थे वो आज सदन में नहीं है, वो आज सदन में नहीं है, वो उस दिन सदन में थे इसलिए ये बात नहीं रखवाए। अब मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि आपकी थोड़ा सा एडजस्टिंग करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और आप देखिए उसका इतना असर पड़ा माननीय अध्यक्ष जी, इनके नेता। अरे मैंने ये कहा कि पिछले 5 साल में तो 5 साल के नेता कौन थे? अगर मैं जानता कि वो ये कहते कि हाँ आप बहस करिए, मैं भी उस बहस में बैठूंगा, लेकिन अगले दिन आए और विधानसभा में अगले दिन आए तो विधानसभा में कुछ बात रखते, लेकिन उन्होंने बात अंदर नहीं रखी, उन्होंने भी बात मीडिया के सामने बात रखी या ट्विटर खेलते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो सदन में आते थे, उनको तो जनता की इस सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आना ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सदन के बाहर बयान देते हैं। वो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के बाहर बयानबाजी करना शोभा नहीं देता, उनको सदन की गर्मा का ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत सीनियर है, हम मानते हैं कि राजस्थान की जनता को उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। वो आकर के कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, वो वहां कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि चुनौती पर बहस के लिए बीएसी की बैठक दिनांक 16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक में सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष वर्ष 24, 25, 26 का प्रतिवेदन पर चर्चा होना तय किया गया। इस प्रतिवेदन में 2 वर्ष 2 साल बनाम 5 साल का पूरा ब्यौरा दिया गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने इस चर्चा में करने की आवश्यकता नहीं समझी। एक बात बताइए, 16 को ये फाइनल हो गया, उसके बाद आपके पास पूरी सूचना उसकी हो गई और उस दिन राजस्व विभाग की डिमांड पूरी तरह से पूरे दिन चली है, या आप अध्यक्ष जी के पास जाकर के उसको उससे पहले भी आप बता सकते थे। लेकिन जैसे ही 2 साल बनाम 5 साल की बारी आई, उस पर चर्चा करने की बारी आई, जब भी कैसे ध्यान आया नेता प्रतिपक्ष जी को या अन्य को? ये तो देखना चाहिए कि आप अंदर अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग करके आए हैं, आपने कुछ देखा है तो मैं इसमें क्या समझूं और ये राजस्थान की जनता क्या समझे कि आपको 4-5 दिन पहले बता दिया गया, उसके बाद आप सुबह तक उस चर्चा में भाग ले रहे हैं, लेकिन वही चर्चा आने पर आप इस तरह से उसको वॉकआउट करके क्या स्थिति की आपने? मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, इस आधार पर आपने 21 फरवरी को चर्चा की अनुमति आपने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी हमारा 5 साल का रखेंगे, और मैंने यहीं से कहा था कि आप भी अपना रखिए। तो क्यों नहीं रखा? किसने मना किया? यार तो मतलब उनके पास था नहीं, क्या रखते वो? और आगे अभी कुछ हैं, मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है तो मैं कुछ आगे मैं भी बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं आंकड़े मेरे पास, तो उन्होंने भी कहा था कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अरे भाई आंकड़े कौन से होते हैं उनको आप बता दो मेरे को, कौन से आंकड़े होते हैं? आपके घर के आंकड़े होते हैं कि कहीं और से बनाए जाते हैं कि कहां से आते हैं? आंकड़े तो सरकारी होते हैं।
तो मैं तो आंकड़े वही दे रहा हूं। प्रतिपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा सदन में कोई भी तर्कपूर्ण चुनौती प्रस्तुत नहीं की गई। वहां चर्चा वाले दिन विपक्ष किसी भी तरीके से अपनी कमियों को छुपाने, सार्थक चर्चा को टालने के लिए हंगामे पर उतर आया, जिसने सदन का कामकाज ठप हो गया। जनता सब जानती है, सब समझती है। आखिर जब मैंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा जारी भारी हंगामे के बीच अपना जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेस के सदस्य मैदान छोड़ करके भाग गए। अरे भाई, मेरी बात सुन लेते। मैंने तो कहा था कि आपकी जितनी आवाज है उतनी आवाज आप चिंता मत करिए, ये कहीं कम नहीं पड़ेगी और आप देख लेंगे। तो आपने कहीं जाकर के देखा होगा। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने भी मेरी बात कम शब्दों में रखी और उसके बाद मैंने मेरी बात भी कही। और मैं आज भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, ये जो मैंने कहा है किताब में सबने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। 91 योजना ऐसी है जिसमें हम कांग्रेस के 5 साल से 2 साल में ज्यादा है और इन्होंने सभी ने बढ़ा है उसको। मैंने उसमें यह भी नहीं किया, वो आंकड़ों की बात करते, मैंने यह भी नहीं किया कांग्रेस की जो 5 साल की हमसे 2 साल में उनकी ज्यादा है, वो भी हमने इंगित की, वो भी उसमें स्पष्ट दी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हम किसको अंधेरे में रखना चाहते हैं? हम राजस्थान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं कि अपने आप को अंधेरे में रखना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनकी 5 साल में कुछ ठीक ठाक हुआ होता तो मुझे भरोसा है कि सदन छोड़ करके जाने की नौबत इनकी नहीं आती। महोदय, कांग्रेस की वापसी की कलह जग जाहिर है, आपसी कलह, और इसी कारण सदन में जानबूझकर एक लॉबी द्वारा हंगामा किया गया ताकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आपको मेरे से, अरे हम तो चाहते हैं आपको, हम दिल से चाहते हैं, हमारा पूरा सदन चाहता है। और ये आपको भी पता है कि आपको कौन नहीं चाहते, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे ये भी बात है कि आप ये कह रहे हैं ना कि अब कुछ कम हुआ है, ये अब कुछ कम हुआ है, स्प्रिंग कम हो गई है, वो टाइट हो गई है, कैसे हो गई है, वो कम हो गया है क्योंकि ये होड़ थी। वो इधर आना चाहते थे, आप इधर आने नहीं देना चाहते थे। ये स्पष्ट सबको पता है, सभी इसको जानते हैं। इसलिए कई बातें हम चाहते हैं कि आप आगे आएं और आप आज इतनी हिम्मत क्यों हुई पता लगा आपको? मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे माननीय सदस्य एक दिन कह रहे थे और आपने ही वो विषय उठाया था, मुख्यमंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री का। ये हमारा नहीं था, ये सदन में कुछ, क्योंकि जो आदमी मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब वहां जाकर के जाते हैं तो दिल्ली में दूसरे आदमी की पकड़ बनने लगी है, तो उसको कैसे आगे किया जाए, कैसे उस विषय को उठाया जाए। हरीश जी कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस बात को ध्यान दिला करके वो कहलवाना चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री में किस तरह की बातें होती थी। आज तक देश के इतिहास में कहीं भी किसी मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोली, ये कहलवाना चाहते हैं। ये हमारे माध्यम से अपने विषय को हमसे कहलवाना चाहते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारा घर का मामला है, हमको क्यों बांटते हो? उस चक्कर में हमसे कहलवाना चाहते हो, हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो आप? ये तो आपका मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि सदन का समय काफी कीमती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करके मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति रखना चाहूंगा ताकि भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहे। हमारी जनकल्याणकारी नीतियां और बड़े आर्थिक सुधारों का परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
वो मैं आपको इसलिए कि वर्ष 26-27 में मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष, ये आप देख लो हालत। अध्यक्ष जी आप हालत देख लीजिए। अधिकतर जिनको मैं जवाब देना चाहता था वो धीरे धीरे चलिए मान लेते हैं तुम्हारी बात। वर्ष 2026-27 में राज्य की जीडीपी लगभग 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वर्ष 23-24 के, अब इनके पास आंकड़े हैं। वर्ष 23-24 की तुलना में 41% से भी अधिक वृद्धि है, 41% से। यह अनुमान वित्त आयोग के तय फार्मूले के अनुसार ही लगाए गए। अगर तुलना की जाए तो पिछली सरकार के 5 वर्षों में 2018-19 से 23-24 तक जीएसडीपी में लगभग 6,10,554 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। लेकिन हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए से अधिक वृद्धि का अनुमान है। यानी हमने 2 वर्ष में ही इनके यानी कि हमने 2 वर्ष में ही इनके 5 साल से अधिक आर्थिक वृद्धि का रास्ता तैयार किया है। इनके समय में जीएसडीपी की औसत वृद्धि 10.92% थी। हमारे आर्थिक सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयास के कारण हमारे कार्यकाल में औसत वृद्धि दर बढ़कर 12.25% हो गई। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो पिछली सरकार के 5 साल में यह दर केवल 5.3% थी, लेकिन हमारे सिर्फ 2 साल में ही यह बढ़कर के 8.7% हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्य आंकड़ों का मायाजाल रचते कह रहे थे कि जब देश की जीडीपी, अब सुनिए, जब देश की जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है तो राजस्थान की जीएसडीपी 15% कैसे बढ़ेगी। अब इनका ज्ञानवर्धन भी करना चाहता हूं। उनको यह साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए कि सभी राज्य समान दर से विकास नहीं कर रहे। किसी राज्य की विकास दर कम और किसी राज्य की अधिक होती है। यह डबल इंजन की सरकार है। हम जो लक्ष्य रखते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर नीति सही है तो नीयत साफ हो और दिशा स्पष्ट हो तो राज्य तेजी से विकास कर सकता है। प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य स्वयं को वित्तीय विशेषज्ञ बताते हैं। वे सदन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब तथ्यों के साथ चर्चा करने की बारी आती है तो सदन के भाग जाते हैं। ये मैं आज के अब कह रहा हूं, मैं तो इसको पहले कह रहा हूं। और आंकड़ों से भागने से सच्चाई नहीं बदलती। हमारी सरकार ने गठन के दिन से ही केवल घोषणाएं नहीं की, बल्कि ठोस नीतिगत सुधार किए हैं। हमने 34 से अधिक नई नीतियां बनाई और लागू भी की हैं। ऐसा नहीं होता बात कहने से तो हम कह देते हैं, लेकिन जब जमीन पर काम करते हैं तो पहले दिल को मजबूत करना पड़ता है। निष्पक्षता और जनता के बीच में जो किए वादे उनको याद करना पड़ता है, जब जाके कोई प्रण लिया जाता है। राजस्थान निवेश, हमने नीतियां बनाई। राजस्थान निवेश संवर्धन नीति, एमएसएमई नीति, टेक्सटाइल नीति, लॉजिस्टिक नीति, मिनरल नीति, डेटा सेंटर नीति, स्किल नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, AIML नीति, रोजगार नीति, युवा नीति और भी हमारी नीति है। अगर हम ये नीति बना करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का, युवा, महिला, किसान, मजदूर का हम आगे बढ़ा पाएंगे। इन नीतियों से प्रदेश में निवेश को गति मिली है, उद्योगों में विश्वास बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, उपभोग बढ़ा है और अर्थव्यवस्था में गुणात्मक तेजी आई है। इसी कारण हमारे समय में डीपी की वृद्धि दर देश के अन्य कई राज्यों की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है और आगे भी अधिक रहने का
अनुमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हम केवल वर्तमान नहीं देख रहे, हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम नवाचार, सुधार, सतत प्रयास से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में अग्रसर हैं और हम गर्व से कहना चाहते हैं कि राजस्थान भी आज भारत को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत ग्रोथ का इंजन की भूमिका निभा रहा है। ये आप कह रहे हैं कि आप तो आगे की कितनी बनाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, जब तक विजन बड़ा नहीं होगा, हम 5 साल की योजना बनाते आए, पंचवर्षीय योजना बनाते आए, जब तक वो योजना धरातल पर नहीं, उससे ज्यादा काम हो गया। हमारे अगर प्रदेश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें समय के हिसाब से आगे 20, 25 और 30 साल की योजना बनानी होगी, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो। ये सोच ही नहीं है, सोच ये नहीं है कि हम आगे कैसे करें। अगर हम भविष्य नहीं देखेंगे तो हमारे पैर की रफ्तार कैसे बढ़ेगी। अगर पैरों की रफ्तार बढ़ानी है तो आपको भविष्य देखना ही पड़ेगा। और वो कह रहे 47 तक हम जिंदे। अरे आपको अपनी चिंता है, आपको अपनी चिंता है कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अरे हम रहे नहीं रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए, ये प्रदेश रहना चाहिए, प्रदेश का विकास रहना चाहिए, उसकी योजना बननी चाहिए उसके हिसाब से। अगर आजादी के दीवाने इस बात को देखते तो उनका तो टाइम निकल रहा था। कई तो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित कर चुके थे। उनके मन में अगर यह भाव आ जाता कि हमें क्या करना है, तो आखिरकार इस देश का क्या होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 को लेकर के जो हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी उस ग्रोथ का इंजन बनेगा और हमारे भारत को भी आगे बढ़ाएगा, हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। आज मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति आए। जब मैं इनकी बात करता हूं तो ये सुनाई नहीं देती, फिर कहते हैं आंकड़े कहां से आए। सरकारी आंकड़े आप देख लो भैया, आंकड़े कहां से आए हैं। राजस्थान के प्रति आय पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंच गई। वर्तमान में यह बढ़कर 2,02,349 रुपए होने जा रही है। यदि वर्ष 2023-24 की तुलना करें तो उस समय यह आय 1,67,027 रुपए थी, यानी लगभग 21.15% की वृद्धि दर्ज की गई है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर यह नहीं दिख रहा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह प्रदेश के लोगों की बढ़ती आर्थिक ताकत, रोजगार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। यह वृद्धि दर्शाती है कि हमारी नीतियां सही दिशा में हैं। उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र सहित हर सेक्टर को प्रगति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तथ्य सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि वर्ष 26-27 का हमारा बजट आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है। अगर हम इसकी तुलना वर्ष 23-24 से करें, इनके अंतिम वर्ष 23-24 से करें, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय बजट का आकार 4,33,273 करोड़ रुपए था। अब आप लगा लीजिए, यानी आज का बजट उस समय की तुलना में लगभग 41% अधिक है। 41% अधिक है। 41% यह बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, यह मजबूत हो रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, विकास के लिए हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे पास अधिक संसाधन है, जिससे हम किसानों के लिए अधिक योजनाएं बना सकें, युवाओं को अधिक अवसर दे सकें, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रावधान कर सकें और गरीब कल्याण के लिए अधिक से अधिक बजट सुनिश्चित कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं राजस्व प्राप्ति के बारे में बात करूंगा। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था। जब तक राजस्व आय नहीं बढ़ेगी, तब तक हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, सिंचाई परियोजना, युवाओं के रोजगार जैसे बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। वर्ष 26-27 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां
3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ये प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष 25-26 से करें तो ये राशि 14.08% अधिक है। यानी हमारी आय लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि हम कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 के आंकड़े को देखें तब कुल राजस्व प्राप्तियां 2,03,276 करोड़ रुपए थी। आज की अनुमानित प्राप्तियां उससे लगभग 60% अधिक है। 60% अधिक है। यह छोटी बात नहीं है। यह वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई है। यह अंतर बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। यह वृद्धि केवल संयोग नहीं है, यह बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी व्यवस्था और राजस्व संग्रह की प्रभावी नीति का परिणाम है। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। मैं प्रदेश की आधारभूत संरचना यानी सड़क, पुल, बिजली, पानी, उद्योग, रोजगार के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार ने 30,700 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय किया। ये अब तक का सबसे अधिक है अध्यक्ष। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश में नई सड़कें बनी, पुलों का निर्माण हुआ, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह खर्च कागजों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन पर विकास के रूप में दिखाई दिया है। हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वर्ष 2026-27 के लिए हमने आधारभूत संरचनाओं पर 53,978 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ये राशि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में किए गए 26,646 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है। 2 गुने से भी अधिक है। ये अंतर सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सोच का फर्क है, विकास की गति का फर्क है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजकीय उपक्रम और संस्थाएं भी आगामी वर्ष में लगभग 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय करेगी। इसका मतलब है कि राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में ही हम केंद्र सरकार से, यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, मैं वो भी कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार से 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूंजीगत के लिए ब्याज मुक्त ऋण रूप में प्राप्त हुई हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोई साधारण बात, सदन की कार्रवाई आज की कार्रवाई पूरे होने तक बढ़ाई जाती है। ये कोई रखी रहते लेकिन कही दिया एक ही बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। जबकि कांग्रेस सरकार के पूरे 5 वर्ष में दे दिया 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर 15,803 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम करके दिखाया, ना ही कुसुम योजना में। अब मिले तो मिले कहां से, वो कह रहे हमको इतने, इसमें संख्या बता दी कितना आया, हमारा आया तो प्रतिशत पर आ गए। अरे वो संख्या को भी खोलते थे क्योंकि हमारा ज्यादा तो उसको नहीं बताना चाहते, फिर प्रतिशत पे आ गए कि ये उनके प्रतिशत इतना था, इसमें इतना हो गया। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके में आए थे 15,803 5 साल में आए थे, हमारे 18,600 करोड़ रुपए 2 साल में आए हैं। अरे जरा ये अंतर तो दिखा देते आप, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम किया, वही हमने काम किया, तो हमारी सरकार ने सिर्फ 2 वर्ष में ही उससे कहीं अधिक राशि प्रदेश के विकास के लिए प्राप्त कर ली जितनी उन्होंने 5 साल में जुटाई। अब तो इनके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूं। बार बार यही क्वेश्चन, दिल्ली क्यों जाते हो? अब ये देख लो, दिल्ली इसलिए जाता हूं, तुम्हारा 5 साल में आया इतना, हमारा 2 साल में उससे ज्यादा आ गया। हमारे और इनके काम में फर्क साफ है। वहां इच्छा शक्ति की कमी थी या प्रतिबद्धता है, वहां संकल्प है और सतत प्रयास हमारा है। वहां अवसर गंवाए गए, यहां अवसरों को परिणाम में बदला जा रहा है। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पर्श करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने हमेशा वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। परिणाम यह है कि वर्ष 2026-27 में हमने राजकोषीय घाटा 3.69% पर सीमित रखा। ये FRBM कानून की अनुमित सीमा के भीतर है और पूरी तरह से जिम्मेदारीपूर्ण कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। यदि तुलना करें हम तो वर्ष 23-24 में यह राजकोषीय घाटा 23-24 में 4.31%, यानी हमने न केवल इसे नियंत्रित किया बल्कि इसे काफी कम भी हमने किया है। कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का औसत राजकोषीय घाटा 4.34% रहा था, जबकि हमारी सरकार के 3 वर्ष औसत केवल 3.94% रहा। अब ये अंतर नहीं आ रहा है मुझे, यह साफ दिखता है कि हमने खर्च भी किया, विकास भी किया, लेकिन संतुलन और अनुशासन के साथ। अब मैं ऋण भार की भी बात करना चाहता हूं। हमने प्रदेश के बजट में ऋण पर नियंत्रण रखते हुए डेट GSDP अनुपात